नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। साहब बाढ़ रोकने के लिए तो मैंने कहा क्या पहली बार रुक रहा है? कहा नहीं साहब ये हर साल होता है। तो मैंने कहा हर साल 100 करोड़ खर्च होते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा उसको बंद कर दो, यह कार्य नहीं होगा। कहा साहब नुकसान होगा। तो मैंने कहा एक बार नुकसान होने दो, देख तो लेंगे कितना नुकसान होता है। तो मैं उधर से गुजर रहा था अगले दिन ही, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, मैंने कभी मुझे एल्गिन ब्रिज थोड़ा दिखाना। तो उसने कहा कि साहब ये सामने तो है, अभी मैं दिखाता हूं। मैंने कहा हाँ लेके चलो। मैंने कहा हेलीकॉप्टर को नीचे कर दो, कितना नीचे हो सकता है। फिर मैंने कहा इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए और ले जाओ। पहले नजदीक ले लो, फिर उसको घुमाते घुमाते 12-15 किलोमीटर के दायरे तक इसको मुझे थ्रू लेके चलो। उसने घुमाया, घुमाने के बाद फिर मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। सायंकाल वापस आ रहा था, तो आते समय मैंने मैसेज कर लिया था कि मैं यहाँ पे बाढ़ से संबंधित विभाग के साथ शाम को बैठक करूंगा और वे मेरे सामने एल्गिन ब्रिज से संबंधित फाइल को भी लेकर के आएंगे। मैं सायंकाल जब वापस आया था तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कभी मुझे बताओ कि जो एल्गिन ब्रिज का प्रस्ताव है क्या है। उन्होंने कहा साहब यह है, इससे 2 जनपद खासतौर पर गोंडा, बहराइच और इधर बाराबंकी, 3 जनपद बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो मैंने कहा इसके अलावा वहां पर कुछ और विकल्प नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, वहां पे नदी काफी चौड़ी है, अगर हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना। मैंने कहा ड्रेजर कहीं किराए पे आपको मिल सकता, लीजिए। तो विभाग ने कहा साहब हमारे पास 2 ड्रेजर हैं। मैंने कहा कभी उपयोग हुए? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खरीदे गए थे? अगले 1 सप्ताह के अंदर ड्रेजर वहां पहुंचे। 12 से 15 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया गया बीच में और पूरी नदी वहां पर उसके साथ जुड़ गई। 100 करोड़ रुपए जहां खर्च होने थे पहले वर्ष, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम उस समस्या का समाधान किए। और आज समस्या, यानी आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है। एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पक्का मॉडर्न आवास जिसमें शौचालय होगा, किचन होगा, बाकी सारी मॉडर्न सुविधाएं होंगी। और जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कालका जी के ये जो 3000 फ्लैट बने उसके उस जैसा, उसी क्वालिटी का। और जो जेलर वाला बाग का कॉम्प्लेक्स है जिसमें शायद 1670 ऐसे फ्लैट, वो भी इसी क्वालिटी के है। सो उनके जो लोग 40 साल जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहे, उनके बच्चे वहां पैदा हुए हैं। आई वॉज डीपली टच जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाबी एक लाभार्थी को दे रहे थे तो उनसे पूछा आपके परिवार में कितना साइज। उन्होंने बोला कि हमारी एक बिटिया है, वो क्या करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स करती है। कहाँ
जे क्लस्टर में रहना और कहां ऐसी नई बिल्डिंग में जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, इकोलॉजी फ्रेंडली, जो सारे जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स एकदम, इट्स ए रेवोल्यूशनरी और पैराडायमेटिक शिफ्ट, एक वो है। जहां पे मिडिल क्लास की बात है, वो आप देखिए, आप जो परिवार जिन्होंने, मैं अपनी बात बताता हूं, 1978 में मेरे फादर को एक डीडीए फ्लैट अलॉट हुआ था। 1978 में वो डीडीए फ्लैट अच्छा, उस समय के लिए अच्छा था, पर अभी लैंड वैल्यूज चेंज हो गई हैं, अब प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ गया है, अब उसकी रीडेवलपमेंट, अब मान लीजिए कि आप कोई जो कंस्ट्रक्शन करते हैं 40-50 साल के लिए करते हैं, उसके बाद इस पे एडिशनल एफएआर देना, उसको टोटल रीबिल्डिंग करनी, सो ये हमने पॉसिबिलिटी सब प्रोवाइड की है। ये तो मिडिल क्लास के लिए हो गया, पर इसके अलावा लैंड पूलिंग से, जहां से अब हमने वो जो कंटिग्यूटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बाकी मुझे लगता है इस पे भी दबा के कंस्ट्रक्शन होगी, और टोटल जो दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ की है, इसमें से 1 करोड़ 35 लाख को लाभ होगा, रफ फिगर्स है। आप चलो यार, डोंट वरी जी। लेकिन वहां पर अगर हम म्युनिसिपल एमसीडी के नजरिए से देखें, इन कॉलोनीज के अंदर सैनिटेशन और क्लीननेस के अलावा जो है काउंसिलर्स पैसा नहीं खर्च कर पाते, तो उसके लिए कुछ कोई खाता आपने क्या किया? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये हम डेवलपमेंट नॉर्म्स बना रहे हैं। पहले हुआ क्या हुआ, नहीं हुआ, देखिए इसमें विशेष साइकिल है। अगर आपको लगता है कि ये कॉलोनी कभी रेगुलराइज होगी नहीं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो लोकल पॉलिटिशियन होगा वो कहेगा, आपके पास आएगा, रमेश जी का पानी कनेक्शन दिलवा दो, ये कर दो, उससे तो सुधार आएगा नहीं। इसलिए हमने कहा कि इनको बड़ी रीजनेबल रेट्स पे, हमने रीजनेबल रेट्स लगाए कन्वर्जन चार्ज के लिए, सो दैट ये रेगुलराइजेशन ले लें, और इनको जैसे मैंने बोला कन्वेंस डीड, ऑथराइजेशन स्लिप, और इनको मलिकाना हक मिल। तो हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने लोगों को घर दिए और आगे भी हम इस योजना पर काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पर केस दर्ज हुआ है। आप कैंडिडेट जोगिंदर सिंह पर हुआ केस दर्ज। जोगिंदर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, हथियार के साथ वो इसमें डांस कर रहे थे। स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जोगिंदर सिंह। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है ये मामला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ में मामला हुआ दर्ज, जिसमें वो हथियार लेकर डांस कर रहे थे। आप कैंडिडेट हैं स्वरूप नगर से जोगिंदर सिंह, जिनके खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है, हथियार के साथ में कर रहे थे डांस। ये तस्वीर आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ में हथियार लेकर वो डांस करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पर मामला दर्ज हुआ है। स्वरूप नगर से दरअसल कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह, जिन पर हुआ है मामला दर्ज। हथियार लेकर वीडियो में डांस करते नजर आ रहे हैं जोगिंदर सिंह। इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जोगिंदर सिंह। दिल्ली पुलिस ने जोगिंदर सिंह के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जोगिंदर सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हथियार हाथ में लेकर डांस कर रहे थे जोगिंदर सिंह, जिस मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। ये वीडियो दरअसल वायरल हुआ था जोगिंदर सिंह का। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जोगिंदर सिंह, जिन पर हुआ है मामला दर्ज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पर मामला दर्ज हुआ है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जोगिंदर सिंह पर केस दर्ज हुआ है। हथियार लेकर नाच रहे थे। इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। जोगिंदर सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ, हथियार के साथ कर रहे थे डांस। स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जोगिंदर सिंह। दिल्ली पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर मामला किया है दर्ज। देखिए, यहां पर आपको 4 से 5 लोग आपको नजर आएंगे जो नाच रहे हैं, और जोगिंदर सिंह के हाथ में हथियार और हथियार लेकर वो डांस कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया। स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जोगिंदर सिंह, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आफताब ने हत्या की बात को कबूल लिया। जानकारी सूत्रों से पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब का कबूलनामा। हत्या पर आफताब को अफसोस नहीं है। हिंदू लड़कियों से संबंध होने की बात भी उसने कबूली है।
जानकारी सूत्रों से है आफताब ने हत्या की बात को न सिर्फ कबूला बल्कि और हिंदू लड़कियों के साथ भी अपने संबंधों को भी स्वीकारा है। हत्या पर आफताब को नहीं है कोई अफसोस। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं लगातार। हिंदू लड़कियों से संबंध की बात को भी कबूला है श्रद्धा। हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आगे होगा नार्को टेस्ट। लेकिन उससे पहले जानकारी है सूत्रों से, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने हत्या को लेकर कबूल किया है कि हां उसने ही हत्या की श्रद्धा की। और देखिए कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद में अब बारी नार्को टेस्ट की। कोर्ट से नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें कबूला है आफताब ने कि हां उसी ने श्रद्धा को मारा। जानकारी सूत्रों से कि उसके कई और भी हिंदू लड़कियों के साथ में संबंध थे। अब ये बड़ा अपडेट, कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट जिसके जरिए अभी भी जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब मिलने की उम्मीद है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब बारी नार्को टेस्ट की। कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट। कन्हैया शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी। कन्हैया शुक्ला, नार्को टेस्ट कल होगा, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि आफताब जो है उसका पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके पहले नार्को टेस्ट के पहले जो प्री मेडिकल चेकअप होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब कल जो आफताब आरोपी है उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो पुलिस है और जो जांच एजेंसियां हैं उनको कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बहुत ही ज़्यादा वो उनके लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है कि उस चार्जशीट में उस चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी उनको हासिल हुई है। लेकिन अगर कल के हम टेस्ट की बात करें, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें, तो इसमें जो आफताब से सवाल किए गए थे उससे बहुत ज़्यादा जो जांच टीमें हैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं कि जिससे वो पूरे आरोप को सिद्ध कर सके। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो इस पूरे जांच में जो आरोपी है उसने कई तरीके से पुलिस को घुमाने का प्रयास किया है। उसके ऊपर कोई शिकन नहीं है और उसको इस घटना के लिए कोई भी गिल्ट नहीं फील हो रहा है। वो लगातार ये कह रहा है कि मैं उसको मारना ही चाहता था और इस तरीके से उसको कोई अफसोस नहीं है। जिसके बाद उसने कई सवालों के जो जवाब हैं उसने हाँ और ना में दिए हैं। कई सवालों के जवाब जो है सिर्फ वो अंग्रेजी में दे रहा था, जिसके बाद जांच एजेंसियों को अभी तक अगर देखा जाए तो इस मामले में जो आरी प्रयुक्त की गई है, जो हथियार है, वो अभी बरामद नहीं हुआ है। तो साथ ही साथ सबसे अहम सबूत जो है, जो श्रद्धा का सर है, जो श्रद्धा का सर कहाँ उसने फेंका है, उसकी अभी बरामदगी पुलिस नहीं कर पाई है। उसके बारे में आफताब ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन जिस आधार पर लगभग 250 सवाल जो है उसे पॉलीग्राफी टेस्ट में किए गए थे, जिसके आधार पर एक सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें देखा जाए तो पुलिस नार्को टेस्ट में उस सवालों को फिर से करेगी। और नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सच और झूठ का सही तरीके से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो आरोपी है जिससे पूछताछ की जाएगी उसको एक अचेत की मुद्रा में रखा जाएगा नार्को टेस्ट में। और नार्को टेस्ट में जो वैज्ञानिक तरीके से, जिस तरीके से पल्स या उसके जो शरीर में जो हरकत है उसको कैद किया जाएगा, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आफताब किन चीज़ों को छुपा रहा है, किन चीज़ों के सवालों के जवाब जो सही नहीं दे रहा है और क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है। इन सारी चीज़ों का एक जो चीज़ें जो सामने निकल के आएंगी वो दिल्ली पुलिस के लिए और जांच एजेंसियों के लिए बहुत ही एक तरीके से एक लाइन तैयार करेंगी। और उसी के मद्देनज़र जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो और साक्ष्य को इकट्ठा करेगी, जिसके बाद आरोपी की जो चार्जशीट है उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में और फिर इसके बाद उसको सजा दिलाने में दिल्ली पुलिस कामयाब होगी। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आफताब ने नहीं दिया है और दिल्ली पुलिस और जांच की जो टीम है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। अच्छा कन्हैया शुक्ला, अभी बड़ा सवाल ये है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसका मतलब अब जो भी उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ नार्को टेस्ट से हैं। तो क्या हो सकते हैं वो संभावित सवाल जो कल पूछे जाएंगे आफताब से? देखिए, सबसे अहम सवाल है कि आफताब ने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया और आखिर वो इतनी ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने श्रद्धा की हत्या की और इतने निर्मम तरीके से उसके शव को काट करके 35 टुकड़ों में काट करके कहाँ टुकड़े उसने फेंके। अगर देखा जाए तो आफताब के क्या संबंध थे श्रद्धा से, किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया, घटना को अंजाम देने के लिए उसने कौन कौन से हथियार का प्रयोग किया। क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद अगर देखा जाए तो 4 से 5 चाकुओं को बरामद किया है, लेकिन जो मुख्य हथियार था, जो
आरी थी जिससे 100 को काटा गया है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसमें जो हड्डियां मिली हैं उसका मिलान किया गया है, लेकिन अभी तक जो जिस तरीके से जो डीएनए की रिपोर्ट है वो सामने अभी नहीं आई है, इसलिए दिल्ली पुलिस अभी पूरी तरीके से जो चार्जशीट है उसको तैयार नहीं कर सकी है। और अभी इसमें बहुत से ऐसे सबूत हैं जो मिसिंग है, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मिसिंग है। इसके अलावा जो श्रद्धा का सर है वो अभी नहीं मिला है। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब ये एकमात्र सहारा इस वक्त है। श्रद्धा का सर कहां पर है, जिस आरी से हत्या की गई, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसमें अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको दिल्ली पुलिस की तलाश है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मोबाइल ऐप के जरिए, जिस मोबाइल ऐप के जरिए डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब आरोपी कई लड़कियों को फंसा रखा था, और ये चीज़ें उसने कबूलनामे में भी बताया जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने ये बोला है कि जो उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स थी वो हिंदू थी। इसके अलावा वो श्रद्धा को क्यों मारना चाहता था, श्रद्धा के मारने के ऊपर उसको कोई अफसोस नहीं है। और एक तरीके से अगर देखा जाए उसने ड्रग्स की बात भी कही है। तो ये सारी जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस के लिए अभी पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए, उसको कड़ी सजा दिलाने के लिए, क्योंकि अभी इस मामले में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, अपराध से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो सबूत हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। अगर जब तक वो हथियार जो आरी है उसके बारे में नहीं पता चलता है, श्रद्धा का सर कहाँ फेंका गया उसके बारे में नहीं पता चलता है, और इसमें कौन कौन ऐसे लोग थे जिनको इस घटना के बारे में पता था, जब ये घटना घटित हुई थी इसके बाद आफ्ताब किन किन लोगों के संपर्क में था, उनसे भी लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन नार्को टेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नार्को टेस्ट के बाद ये साफ जाहिर होता है, क्योंकि उसमें दिल्ली पुलिस को एक लीड मिलती है, पुलिस को एक लीड मिलती है। नार्को टेस्ट वैसे भी कोर्ट में बहुत मान्य नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के क्वेटा में फिदायीन हमला, पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले में 5 की मौत हो गई है और 23 घायल हुए, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। पाकिस्तान के क्वेटा में फिदायीन हमला, पुलिस की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल हमले में 5 की मौत हो गई है, 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें क्वेटा, पाकिस्तान की तस्वीरें हैं क्वेटा में फिदायीन हमले की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये फिदायीन हमला हुआ और इसमें लोगों की जान भी गई है। जानकारी है कि 5 लोगों की मौत इसमें अब तक हो चुकी है और 23 लोग इसमें घायल हैं। ये है फिदायीन हमले की तस्वीरें, पाकिस्तान के क्वेटा में फिदायीन हमले की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन भारत 24। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर फिदायीन हमला हुआ और उसी फिदायीन हमले में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये फिदायीन हमला, जिसमें खुद पाकिस्तान से ये तस्वीर अभी सामने आ रही है। क्वेटा, पाकिस्तान के क्वेटा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जोरदार, यहाँ पर आप धुआं देखेंगे चारों तरफ। ये फिदायीन हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिदायीन हमला क्वेटा, पाकिस्तान क्वेटा में फिदायीन हमले की तस्वीरें, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 23 लोग इस फिदायीन हमले में घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा की ये तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। काफी सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो आप इन तस्वीरों में देखेंगे, लेकिन इस बीच एक फिदायीन हमले की चपेट में आकर कुछ लोग मारे जाते हैं। 5 लोगों की मौत की जानकारी है, 23 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। क्वेटा में हुआ फिदायीन हमला और इसी फिदायीन हमले में 5 लोगों की जान चली गई। जरा देखिए किस तरीके से जो आसपास में गाड़ियां वो भी पलटी हुई नजर आ रही हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये जोरदार फिदायीन हमला था, जिसने 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और 23 लोग इसमें घायल हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पंजाब में बड़ी साजिश नाकाम, बीएसएफ ने फिरोजपुर में 5 AK-47 बरामद किए, 5 पिस्टल 9 मैगजीन भी बरामद की गई है। बीएसएफ ने फिरोजपुर में 5 AK-47, जी हाँ AK-47, पंजाब में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। बीएसएफ ने फिरोजपुर में 5 AK-47 बरामद की है और 9 मैगजीन भी बरामद की। तस्वीरें जरा देखिए, एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं आपको भारत 24 पर। सबसे सटीक खबरें आपको मिलती हैं सिर्फ आपके अपने चैनल भारत 24 पर। पंजाब में बड़ी साजिश को नाकाम किया बीएसएफ ने, फिरोजपुर में 5 AK-47 बरामद की गई, जबकि 9 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पंजाब में लगातार ऐसी साजिशों को परवान चढ़ाने के लिए इस तरीके के कई संगठन भी एक्टिव हो चुके हैं और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएसएफ ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, 5 पिस्टल 9 मैगजीन बरामद। अडानी समूह ने मुंबई के धारावी बस्ती का कायाकल्प करने का प्लान बनाया है। धारावी के रीडेवलपमेंट का काम गौतम अडानी की कंपनी पूरा करेगी। दरअसल तमाम कंपनियों को पछाड़ते हुए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी रियल्टी ने धारावी स्लम के कायाकल्प के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीत ली है। महाराष्ट्र सरकार ने 29 नवंबर को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त बिड्स को
खोला था। प्रोजेक्ट के सीईओ SVR श्रीनिवास के मुताबिक इसके लिए 3 बोलियां मिली थी, जिनमें एक नमन ग्रुप की बोली बिडिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद अडानी रियल्टी और DLF की बोली को खोला गया। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का विलय होने जा रहा है। नई फर्म में टाटा का 74.9 और सिंगापुर एयरलाइन का 25.1 स्टेक होगा। नई फर्म का नाम होगा AI विस्तारा AI एक्सप्रेस एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सिंगापुर एयरलाइंस ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि लेन देन के रूप में सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। SIA और टाटा का लक्ष्य मार्च 2024 तक विलय को पूरा करना है। इस विलय के बाद एयर इंडिया मार्केट शेयर में इंडिगो के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकी हमलों की लाइव रिपोर्टिंग को लेकर मीडिया को सतर्क रहने के लिए कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसी वारदातों की मीडिया रिपोर्टिंग के समय यह ध्यान देना चाहिए कि हमलावरों को उनके बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए कोई सुराग न मिले। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की महासभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया को भूकंप, आग और उससे भी महत्वपूर्ण आतंकवादी हमलों के मामले में जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। जिस तेजी से सूचना प्रसारित की जाती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सटीकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क का एप्पल के साथ विवाद शुरू हो गया है। मस्क ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एप्पल ने धमकी दी है कि वो ट्विटर को उसके प्लेटफॉर्म से हटा देगा। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदा है। ट्विटर में अपना अधिकार जमाने के बाद मस्क चर्चा में बने हुए थे। एक के बाद एक मस्क ऐसे कई ट्वीट कर रहे थे, जिस पर लगातार बवाल हो रहा था। अब मस्क ने एप्पल कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। एप्पल कंपनी पर आरोप लगाते हुए मस्क ने कहा, एप्पल की तरफ से मुझे धमकी मिल रही है कि आईफोन के ऐप स्टोर से ट्विटर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मस्क ने कहा कि अब ट्विटर पर आईफोन के विज्ञापन आने भी बंद हो गए हैं।